नमस्कार, सूचना सूत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं अरविंद त्रिवेदी और आज की मुख्य 10 खबरें लेकर हम हाजिर हैं। भारत के जम्मू कश्मीर के रामबन में चिनाब नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ने के बाद बगलिहार बांध के 3 गेट खोल दिए गए हैं। कल तक पाकिस्तान संभावित सूखे की चिंता जता रहा था और अब बढ़ते जल प्रवाह के कारण बाढ़ की आशंका पर भी चर्चा हो रही है। हालांकि यह ध्यान रखना जरूरी है कि बांध के गेट खोलना सामान्य जल प्रबंधन प्रक्रिया का हिस्सा होता है और इसका उद्देश्य बढ़े हुए जल स्तर को नियंत्रित करना होता है। किसी भी बाढ़ की स्थिति में मौसम या वर्षा और नदी के बहाव ये जब होते हैं तो ऐसे कई कारक हैं जिसके चलते गेट खोलना पड़ते हैं। लेकिन कभी सूखा कभी बाढ़ की चिंताओं के बीच जूझता पाकिस्तान। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 2 अलग अलग आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ करते हुए 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। कार्रवाई के दौरान पेट्रोल बम और सीमा सुरक्षा से जुड़े अत्याधुनिक हथियार बरामद किए गए हैं। पहले मॉड्यूल में सलमान और दानिश उर्फ चांद मियां शामिल हैं, जिनके बारे में जांच एजेंसियों का कहना है कि उनका संबंध गैंगस्टर शहजाद भट्टी के सहयोगी हुनैन राणा से है। दूसरे मॉड्यूल में तैयब, अली फजल, जुबैर और मलकीत को गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल मामले की जांच जारी है और पुलिस पूरे नेटवर्क की कड़ियों को खंगाल रही है। तो ये निरंतर अब खबरें आ रही हैं और स्पेशल सेल हो, एनआईए ने भी हाफिज सईद को आरोपी घोषित कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर जारी है जो अभी पहलगाम हमले हैं उसको लेकर। तो लगातार शिकंजा कसने के लिए सभी बल भारत के तैयार हैं, मुस्तैद हैं। नेपाल की सरकार ने भारत के साथ लंबित सीमा विवादों को अब कूटनीतिक माध्यमों से सुलझाने की बात कही है। इससे पहले काठमांडू के मेयर बॉलेन शाह ने नेपाल भारत वार्ता में ब्रिटेन को शामिल करने का सुझाव दिया था। भारत ने इस प्रस्ताव को स्पष्ट रूप से अस्वीकार करते हुए कहा कि दोनों देशों के बीच के मुद्दे द्विपक्षीय बातचीत से ही सुलझाए जाएंगे और किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता स्वीकार नहीं की जाएगी। लिपुलेख, लिम्पियारधुरा और काला पानी को लेकर सीमा विवाद अभी भी जारी है। हालिया घटनाक्रम को दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संवाद की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है। नेपाल के जो नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री हैं उन्होंने ब्रिटेन की बात कही, चाइना से भी और ज्यादा मधुर संबंधों की बात उन्होंने कही, उनका अधिकार भी है। लेकिन भारत को लेकर उनका रुख थोड़ा ठंडा ठंडा सा नजर आ रहा था। लेकिन अब हकीकत को देखकर, जमीनी वास्तविकताओं को देखकर उनको ये लगने लगा है, बालेंद्र शाह को, कि भारत के साथ विशेष संबंध है, इसलिए विशेष कदम उठाते रहना होगा। दुनिया के तेल बाजार से एक बड़ी खबर सामने आई है। ओपेक प्लस ने अगस्त महीने से अपने तेल उत्पादन को बढ़ाने का फैसला किया है। संगठन के अनुसार अगस्त से उत्पादन कोटा में प्रतिदिन 1,88,000 बैरल की बढ़ोतरी की जाएगी। इस फैसले का उद्देश्य वैश्विक मांग को पूरा करना और तेल बाजार में आपूर्ति को संतुलित बनाए रखना माना जा रहा है। भारत के लिए भी इस घटनाक्रम का विशेष महत्व है। संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई पहले ही भारत के स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व के लिए 3 करोड़ बैरल तक कच्चा तेल उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता जता चुका है। इससे भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूती मिलने की उम्मीद है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि वैश्विक परिस्थितियां सामान्य रहती हैं और आपूर्ति बढ़ती है तो अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों पर दबाव कम हो सकता है। इसका असर आने वाले समय में पेट्रोल और डीजल की लागत पर देखने को मिल सकता है। हालांकि अंतिम फैसला घरेलू मूल्य निर्धारण और सरकारी नीतियों पर निर्भर करेगा। फिलहाल ओपेक प्लस का यह फैसला वैश्विक ऊर्जा बाजार के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है और भारत जैसे बड़े तेल आयातक देशों के लिए भी यह सकारात्मक संकेत के रूप में देखा जा रहा है। बात करें पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता से, एक महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने न्यू टाउन स्थित इको पार्क में भारत के प्रख्यात शिक्षाविद, राष्ट्रवादी नेता और भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125 फीट ऊंची भव्य प्रतिमा की आधारशिला रखी। शंखनाद एक तरह से बंगाल में अब हो चुका है विचारधारा का। यह प्रतिमा डॉक्टर मुखर्जी के जीवन, उनके राष्ट्र निर्माण में योगदान और राष्ट्रीय एकता के प्रति उनके विचारों को समर्पित होगी। कार्यक्रम के दौरान अमित शाह ने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने देश की एकता और अखंडता के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उनके विचार आज भी देशवासियों को प्रेरित करते हैं। प्रस्तावित प्रतिमा को कोलकाता के प्रमुख आकर्षणों में शामिल करने की योजना है। इसके साथ ही आने वाले लोगों को डॉक्टर मुखर्जी के जीवन, कार्यों और सार्वजनिक जीवन से जुड़े महत्वपूर्ण पहलुओं की जानकारी भी उपलब्ध कराई जाएगी। गौरतलब है कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्वतंत्र भारत के पहले उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री रहे, कांग्रेस में रहे, बाद में कांग्रेस छोड़ी और संस्थापक बने जनसंघ के और बाद में भारतीय जनसंघ की स्थापना उन्होंने की। उन्हें विशेष रूप से राष्ट्रीय एकता और जम्मू कश्मीर के से जुड़े मुद्दों पर उनके रुख के लिए याद किया जाता है। इको पार्क में बनने वाली यह 125 फीट ऊंची प्रतिमा पश्चिम बंगाल के प्रमुख स्मारकों में शामिल होगी। उम्मीद है कि इसे सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक महत्व के एक नए केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। बात मणिपुर की। भारत के नॉर्थ ईस्ट में मणिपुर की स्थिति क्या है देश जानता है। गाय बगाए वहां से कभी
नरम तो कभी गरम, कभी हिंसक, कभी उम्मीदों की किरण लेने वाली खबरें आती रहती हैं। आज खबर क्या है? मणिपुर के उखरूल जिले से दुखद खबर सामने आई है। नुंगशांग कोंग गांव के पास असम राइफल्स के एक काफिले पर पहले आईईडी विस्फोट किया गया, जिसके तुरंत बाद आतंकियों ने भारी गोलीबारी शुरू कर दी। इस हमले में असम राइफल्स के 2 वीर जवान बलवंत सिंह और सीएम सिंह देश की सेवा करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी है और हमलावरों की तलाश के लिए व्यापक तलाशी अभियान जारी है। देश अपने इन दोनों वीर सच्चे सपूतों को नमन करता है। उनकी वीरता और राष्ट्र सेवा को याद रखा जाएगा। केरल से जुड़े एक प्रशासनिक मामले में केंद्र सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। केंद्र ने केरल कैडर के आईएएस अधिकारी आसिफ के यूसुफ के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश की है। जानकारी के अनुसार जांच में उनके ओबीसी और आय प्रमाण पत्र को अमान्य पाया गया है। इसके बाद संबंधित प्रमाण पत्र रद्द कर दिए गए हैं। इस मामले को गंभीर मानते हुए कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग डीओपीटी ने आईएएस सेवा नियमों के तहत आवश्यक कार्रवाई की सिफारिश की है। इतना ही नहीं, जिस तहसीलदार ने ये प्रमाण पत्र जारी किए थे उनके खिलाफ भी कार्रवाई की अनुशंसा की गई है। मामले में संबंधित दस्तावेजों और प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया की भी जांच की गई है। अब आगे की कार्रवाई सेवा नियमों और निर्धारित कानूनी प्रक्रिया के अनुसार की जाएगी। संबंधित अधिकारियों को अपना पक्ष रखने का अवसर मिलेगा, जिसके बाद सक्षम प्राधिकारी निर्णय लेगा। यह मामला प्रशासनिक पारदर्शिता, प्रमाण पत्रों की वैधता और सरकारी सेवा में नियमों के पालन को लेकर महत्वपूर्ण माना जा रहा है। राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी एक महत्वपूर्ण खबर। केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय ने बेंगलुरु के इंजीनियर मोहम्मद शाहिद फैजल को गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम के तहत आतंकवादी घोषित किया है। आधिकारिक जानकारी के अनुसार मोहम्मद शाहिद फैजल ने रामैया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बेंगलुरु से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी। जांच एजेंसियों का आरोप है कि वो भारत छोड़कर पाकिस्तान चला गया और वर्ष 2024 में बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे विस्फोट मामले में प्रमुख साजिशकर्ताओं और संचालकों में शामिल रहा। इस विस्फोट में 9 लोग घायल हुए। जांच एजेंसियों का कहना है कि वह इस आतंकी नेटवर्क के लिए एक महत्वपूर्ण हैंडलर के रूप में काम कर रहा था। गृह मंत्रालय की अधिसूचना के बाद उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई और जांच की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। यह मामला इस बात की भी याद दिलाता है कि सुरक्षा एजेंसियां कट्टरपंथ और आतंकवाद नेटवर्क से जुड़े मामलों की जांच व्यक्ति की आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक पृष्ठभूमि के आधार पर नहीं, बल्कि उपलब्ध साक्ष्यों और गतिविधियों के आधार पर करती है। कट्टरपंथी विचारधाराएं विभिन्न वर्गों के लोगों को प्रभावित कर सकती हैं, इसलिए समय रहते जागरूकता और प्रभावी सुरक्षा व्यवस्था दोनों अति महत्वपूर्ण है। पहले हम मानते थे कि गरीब, जाहिल और परेशान या भड़काए गए लोग जो कहीं ना कहीं निराश है, परेशान है, वो आतंकवाद में आसानी से आतंकवादी लोगों के बहकावे में आ जाते हैं। लेकिन पढ़े लिखे लोग, इंजीनियर, डॉक्टर, जिनके हाथ में कंप्यूटर है, वो भी इस दिशा में बहकावे में आकर देश विरोधी हरकतें करते हैं। इन पर नियंत्रण रखना, सतर्क रहना जनता के लिए भी जरूरी है। अयोध्या के राम मंदिर से जुड़े घटनाक्रम में एक महत्वपूर्ण बयान सामने आया है। राम मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी ने ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय का बचाव करते हुए कहा कि उनकी नजर में चंपत राय की छवि पूरी तरह से निष्कलंक है। गोविंद देव गिरी ने कहा कि वो पिछले 32 वर्षों से चंपत राय को जानते हैं और उनके अनुसार उनकी सबसे बड़ी कमी केवल यह रही कि उन्होंने लोगों पर भरोसा किया। उन्होंने यह भी कहा कि चंपत राय ने अपना पूरा जीवन राम मंदिर आंदोलन के लिए समर्पित किया है। उन्होंने याद दिलाया कि जब राम मंदिर आंदोलन को गंभीरता से लेने वाले लोग बहुत कम थे, तब भी चंपत राय आंदोलन के साथ पूरी निष्ठा से जुड़े हुए थे और हर परिस्थिति में सक्रिय भूमिका निभा रहे थे। गोविंद देवगिरी के इस बयान को लेकर ऐसे समय में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। गोविंद देवगिरी जी का बयान जब चंपत राय को लेकर विभिन्न तरह की चर्चाएं और आरोप सामने आए हैं। हालांकि इस आरोपों पर संबंधित पक्षों की ओर से अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं और मामला चर्चा का विषय तो बना हुआ है। फिलहाल ट्रस्ट के वरिष्ठ पदाधिकारियों की ओर से चंपत राय के समर्थन में दिए गए इस बयान ने पूरे घटनाक्रम को एक नया आयाम भी दिया है। लेकिन चंपत राय, अनिल मिश्र ने इस्तीफा दे दिया है और कृष्ण के हाथ में अब राम का ट्रस्ट है। नए अंतरिम जो ट्रस्टी हैं कृष्णानंद जी। जब बात एथेनॉल मिश्रण की हो तो दिलचस्पी इस बात को लेकर होती है कि सरकार क्या कह रही है, फिर जनता क्या कह रही है, फिर पेट्रोल पंप वाले क्या कह रहे हैं या पेट्रोल पंप डीलर्स क्या कह रहे हैं। कुल मिला के बात यह है कि आप जो भी पेट्रोल दें, ये भ्रम अगर है तो दूर कर दें कि इंजन पर किसी तरह का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस बीच में केंद्रीय मंत्री गडकरी जी ने तो डीजल में भी एथेनॉल मिश्रण की बात को सामने रख दिया है। तो ये सब बातें मिलकर E0, E5, E10, E20 क्या है ये तो लोग समझ चुके हैं। लेकिन इसको लेकर कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता तहसील पूनावाला ने विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने एक मांग रखी। उन्होंने कहा कि E0, E5, E10 और E20 जैसे विभिन्न मिश्रण वाले ईंधनों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए ताकि वाहन मालिक अपनी आवश्यकता के अनुसार विकल्प चुन सके। उन्होंने यह भी मांग की कि E20 ईंधन से संबंधित सभी दस्तावेज जिनमें ARAI की रिपोर्ट भी शामिल है सार्वजनिक की जाए ताकि आम नागरिकों को, विशेषज्ञों को पूरी जानकारी मिल सके।
इसके अलावा उनका कहना है कि वर्ष 2023 से पहले निर्मित उन वाहनों के लिए समाधान तैयार किया जाए जिन्हें E20 ईंधन के उपयोग से नुकसान होने की आशंका या शिकायत है। उन्होंने यह भी मांग की कि भविष्य में किसी भी नए ईंधन मानक को लागू करने से पहले देश भर में आवश्यक बुनियादी ढांचा पूरी तरह तैयार किया जाए। जाहिर है, भारत में बड़ी मुश्किल से निम्न मध्यम वर्गीय या मध्यम वर्गीय परिवार एक मोटरसाइकिल बाइक खरीद पाता है, और यदि उसको यह आशंका हो जाए कि जो पेट्रोल वो डलवा रहा है उससे इंजन में दिक्कत आ सकती है और समय से पहले उसकी गाड़ी परेशान हो सकती है, मतलब कंडम हो सकती है, तो फिर स्वाभाविक है उसको हर चीज को पारदर्शिता के साथ प्रस्तुत करना। प्रदर्शन के दौरान तहसीन पूनावाला ने केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी और केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राज्य मंत्री नितिन गडकरी की नीतियों की आलोचना की। उन्होंने नितिन गडकरी के पुत्रों के एथेनॉल कारोबार से जुड़े हितों को लेकर भी आरोप लगाए। इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि हालांकि नहीं हुई है, लेकिन संबंधित पक्षों की ओर से अलग अलग प्रतिक्रिया और स्पष्टीकरण तो सामने आ ही सकते हैं। तो यह है एथेनॉल ईंधन संयम का जो लोगों का है उसको भी चेक कर रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सूचना सूत्र। मैं हूं अरविंद त्रिवेदी। मुंबई में मानसून 2026 की शुरुआत के साथ ही भारी बारिश ने जनजीवन को प्रभावित किया है।